विकल्प मिल विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं सभी का वेलकम बैक मैं करता हूं और सबका स्वागत है। हालांकि ये कोट मेरा नहीं है, ये मैंने शायरी.com से लिया है, उनका ही ये कॉपीराइट है इस पे। तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सबको पता है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके समक्ष जुड़ करके 30 दिसंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सीटेट का पेपर। तो जल्दी से, जैसा उल्लास हर्षोल्लास इन दोनों भाइयों में आप देख रहे हैं, चिल्लाहट का एकदम मजबूत तरीके से, यही ऊर्जा यही एनर्जी आपके साथ रहनी चाहिए अंत तक। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबका स्वागत करता हूं। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दें एक बार, जिससे कि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका। तो आज हम 30 दिसंबर का पेपर सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन के सभी पेपर से हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि लगातार ये सीरीज जारी रहेगी। अभी बहुत सारे जनवरी वाले पेपर बचे हैं, 16 जनवरी तक पेपर चले थे। तो सभी पेपर को अगर आप पढ़ लेंगे ना, ये मेरी सोच है, अनुभव है कि आप एक भी को छोड़े बिना नहीं रहेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, अभिनंदन। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा सभी लोगों को मेरा नमस्कार। टिल्लू और राम प्यारी दोनों आ चुके हैं। कौन है मैथ के क्वेश्चन की? किरण कैसे हैं? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जितने भी लोग साथी जोड़े हैं, चाहे सीमा सिद्धि रानी, सभी को मेरा स्वागत। लास्ट में एक बात बता दूं, किसी को कोई डाउट हो तो वो अंत में जाकर के मुझसे पूछ सकता है। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा लगातार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रुकिएगा और लास्ट में 10 मिनट का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आपके कोई भी सवाल डाउट रहे हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन लाइक जरूर करते रहिए। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन, ये रहा आपके समक्ष। क्वेश्चन है, एक तालिका इधर दी गई है। इस तालिका में विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए बस का प्रयोग करते हैं? जैसा मैंने आपसे कहा था, मैंने ये पेपर स्टार्ट किए थे 16 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। 16 दिसंबर से पेपर चलते चलते 30 पर आ गए हैं और जैसे जैसे पेपर आगे चल रहे हैं उनका जो करने का टाइम है, लेवल वो बढ़ रहा है। इस बात को नोट करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल। गुड इवनिंग सभी लोगों को, मेरा स्वागत, प्यारा भरा नमस्कार। तो वाहन का प्रकार है साइकिल। विद्यार्थियों का 1/5 भाग चलाता है। निजी वाहन विद्यार्थी का 1/4 भाग। स्कूल बस विद्यार्थियों का 1/3 भाग। पैदल चलने वाले विद्यार्थियों का 1/5। तो कहानी है, कुल बच्चे अगर मैं देखूं तो आपने का 1/5 साइकिल से चलते हैं, 1/4 भाग निजी वाहन से चलते हैं, 1/3 स्कूल से चलते हैं और 1/5 कुल विद्यार्थियों को पैदल चलते हैं। तो कुल कितने हुए? आप कहेंगे 5 चौके 20 दिया, 60 आपने इसका एलसीएम लिया। अगर मैं 60 इसका एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा? 5, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। तो 12 दूनी 24, 44, 59, दैट इज 59/60। यानी इतने बच्चे जो थे वो कुछ ना कुछ यूज कर रहे थे। तो बच्चे कितने? जब किसी भिन्न का 59/60 भाग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो टोटल बच्चे एक 59/60 कम कर दें, तो यानी 1/60 बच्चे तो शेष बचे जो अन्य वाहन का प्रयोग कर रहे थे। तो रिमेनिंग थे 1/60। तो मैं कह सकता हूं 1/60 किसके बराबर है? 13 के बराबर। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 13 मल्टीप्लाई बाई 60, 780। तो कुल बच्चे 780 हैं। उसने क्या बोला है? स्कूल बस का प्रयोग कितने कर रहे थे? तो आप कहेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्योंकि स्कूल बस का प्रयोग विद्यार्थी कर रहे थे 1/3। कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 0। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मनीषा, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग सूचना, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सिद्धि, प्रीति, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, तो सवाल समझ में आया? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? किसी का आंसर मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 260। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सवाल थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं है। एक और सवाल लेते हैं और अच्छा सवाल आपके समक्ष है। देखो सवालों का लेवल बड़ा बड़ा है, समझने की कोशिश करिएगा। एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से जुड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रही हैं।
चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ी में 3 लाल और 4 काले बिंदु, रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु आए। विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। ऑप्शन नंबर 1 जया, क्योंकि उससे रानी से ज्यादा अंक मिले। खेल ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों को समान अंक मिले। रानी जीती क्योंकि उससे जया से ज्यादा अंक मिले हैं। या विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। गुड इवनिंग अपर्णा। और तेजी से, आज बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है तो बढ़ाया जाए। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद सबकी हाथ बरकरार। जवाब क्या होगा देखेंगे। सवाल बबली, अभी मैंने बबली कोई भी क्वेश्चन है उसको नोट कर लो। मैं लास्ट में रुकूंगा आप लोगों के लिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको प्रॉब्लम कर। सवाल को समझिएगा। क्या सवाल है देखिएगा। उसने बोला एक कागज है, उस पर हमने लाल बिंदु, सपोज हमने पीले बिंदु बनाए, कुछ पीले बिंदु हैं और हमने कहा वहां कुछ काले बिंदु भी बने। हमने एक दूसरा कलर ले लिया, सपोज ये वाला, कुछ ऐसे बिंदु। ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, यहां पर ये हमारी खड़ी है राम प्यारी, यानी यहाँ कौन है, यहाँ पर कौन कौन है, दो लड़कियां जया और रानी। तो जब जया ने अपना, आपने गेम खेला होगा ना, मेले में जाते हैं तो आप फेंकते थे वो आपका हो जाता था, तो यही सीन हुआ है। तो अब हुआ क्या, इसमें जो बिंदु की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, तो फॉर एग्जांपल एक बिंदु ये है, सपोज करते हैं लाल है। मैं बोला ना कि लाल बिंदु आने पर इसको लाल पर 10 अंक और जो काला है उस काले अंक के लिए 1 नंबर मिलता है। यानी अगर उसकी चूड़ी इसमें जाती 10 नंबर मिलेंगे, इसमें जाएगी तो 1 नंबर। हुआ क्या अब समझिएगा। जया के बारे में बात करते हैं। जया ने क्या काम किया, जया की चूड़ी में 3 लाल, तो लाल का मतलब 10 और 4 काले बिंदु, 4 का मतलब 4 गुणा 1, तो कितने अंक मिले, 30 प्लस 4 बराबर 34। तो जया को 34 नंबर मिले। ठीक है, 34 अंक प्राप्त हुए। वहीं रानी के बारे में बात कर, रानी ने क्या काम किया, रानी की चूड़ी में क्या हुआ था, उसने कहा 2 लाल, तो 2 लाल का वैल्यू 10 प्लस 12 काले, तो 12 गुणा 1 कितना हुआ, तो 20 प्लस 12, तो रानी को कितने नंबर मिले जी, आप कहेंगे क्योंकि 20 और 10 तो यानी जया को मिले हैं 34 नंबर और रानी को कितने मिले हैं 32 नंबर। तो विजेता कौन रही, जया रही ना। तो जया विजेता रही क्योंकि उसको रानी से ज्यादा नंबर मिले। तो सवाल एनालिसिस के ज्यादा थे, ध्यान समझिएगा। सवाल एनालिसिस के तो बड़े बड़े सवाल थे। अखिलेश नमस्कार, नमस्कार अखिलेश, कैसे सभी लोगों को प्यार। बुशरा नमस्कार, बहुत दिनों बाद बुशरा, वेलकम। तो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो कहानी बन रही है, तो सवाल बड़े बड़े हैं, तो देख लीजिएगा, आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, करने में भी टाइम लगेगा, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको जारी रखें, बरकरार रखें। और ए लोग कर दिया है राजीव, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और सवाल, which one of the following question is most appropriate for assessing the mathematical thinking of child? बच्चे में गणितीय चिंतन के आकलन के लिए इनमें से कौन सा अत्यंत उपयोगी है। यदि 4.5 को 0 से 1 के बीच किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.5 से कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। यदि एक फल की कीमत 4.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 किलोग्राम के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। 4.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को हल करो या 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या करो। सवाल आपको शायद पढ़ने ना पड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं। प्रणाम श्री राम, कैसे हैं आप। नहीं श्री राम, ऐसे कैसे हो जाएगा। सवाल बहुत बढ़िया थे, समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ा दूं। लेवल थोड़ा सा बड़ा है इस बार पेपर का, आप देख रहे होंगे तीसरा भी क्वेश्चन पेडागोगी के बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि पेडागोगी इससे बेटर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, इस बात को समझ लीजिएगा। पेडागोगी आपको इससे बेटर किसी बुक में नहीं मिलेगी जो यहाँ पेडागोगी पेपर में आई हुई है, तो उस पर फोकस करिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे ए 3। तो लेट्स सी, देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। गणित में चिंतन की बात हो रही है, यानी थिंकिंग की बात हो रही है। कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे में मैथमेटिकल थिंकिंग को ज्यादा क्रिएट करेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो सीधी सीधी गुणा होगी, इसमें मैथमेटिकल थिंकिंग है, ये प्रोसेस हो, ये भी गुणा हो गई। इसकी बात करेंगे तो क्या हुआ, तो राइट ऑप्शन मिल गया ना, ये भी गुणा हो गई क्योंकि आप सीधी गुणा। लेकिन इसमें क्या है, जब 4.25 को 0 से 1 के बीच में किसी भी अंक से गुणा किया जाए तो बच्चा क्या करेगा, थिंक करेगा कि 0 से 1 के बीच में कौन सी संख्या रखनी है और उसका उत्तर को भी वो एनालिसिस करेगा। 4.25 से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा
मैथमेटिकल चिंतन इस वाले सब प्रश्न में किया जाएगा ना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, डी नहीं होगा, गलत है। देखो जब भी आप कलन विधि की बात करेंगे, कलन विधि क्या है, एल्गोरिथम मेथड है। और एल्गोरिथम क्या मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी वो एक प्रोसीजर है, उसमें थिंकिंग नहीं करना है, वो प्रोसीजर में एल्गोरिथम को हमेशा याद किया जाता है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ज्यादा सोचने की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? तो अमोल रतन जिसके बाद शुरू करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें फिर करेंगे, ठीक है ना। और लाइक करते रहो लगातार। एक और सवाल तेजी से करेंगे। देखो सवाल कितने बड़े बड़े हैं, आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन का साइज कितना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भैया, देख के मत डर जाना, है ना। ओ जाने वाले, वादा निभाना, सवाल सही करके जाना। सवाल देखेंगे क्या है। प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहार के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा करो। ये सवाल 2012 में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, 2012 में भी ये सवाल पूछा गया था। तो उन सवालों को पॉलिशिंग करके दिया जा रहा है। इससे बचना चाहिए, चर्चा से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया ना, बिल्कुल महागलत है। आप बात करेंगे, डिस्कशन की आप करेंगे, चर्चा की, तो वो कह रहा मना करो, गलत है, गलत है ना। छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायता होती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित है। जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो मेरी बातों को आप जानेंगे, आप मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी बातों को आप सुनेंगे, और दोनों के बीच में तर्क होगा, दोनों मोटिवेट होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? है ये होना चाहिए? नहीं, समझो। छात्र में वाद विवाद कौशल बढ़ाने के लिए देखो, गणित की अवधारणा की अगर हम बात करेंगे, तो गणित की अवधारणा में आप वाद विवाद जब भी होगा, वो सामाजिक मुद्दों या किसी भाषा के अंतर्गत होता है। राइट ऑप्शन क्या हुआ? छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि भाई बात क्या हो रही है, बिक्री और छूट, बिक्री और छूट, बाहर मेला लगा हुआ है, त्योहार है, उसके बारे में। तो बाहरी दुनिया से कक्षा को कैसे जोड़ा जाए और उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीएफ के प्रिंसिपल को सभी को फॉलो करना होगा, तभी बात बनेगी। हाँ ओके आकाश, यूटेट की क्लास भी मैं शुरू करूंगा, मॉर्निंग में प्लान कर रहा हूँ, डोंट वरी आकाश जी। इन द मॉर्निंग विल स्टार्ट फॉर यूटेट क्लासेस। यूटेट का मैथमेटिक्स में शुरू कर रहा हूँ, बस मुझे 2 दिन दे दीजिएगा, ओके। 30 तारीख को एग्जाम को कोई डेट नहीं आया है आकाश, कहाँ एग्जाम, यूटेट का तो कोई डेट नहीं है एग्जाम का अभी। डेट आ गया है 30 तारीख, तो चलो फिर मंडे से शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, एक और सवाल। खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर, दूसरे गिलास की क्षमता 150 मिलीलीटर, ठीक है। 150 मिलीलीटर है। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है, तो निम्न में से कौन से गिलासों की संख्या का जोड़ा सही नहीं है? नमस्कार ऋषु, और मैं चाहूंगा जवाब तेजी से मिलेगा, और मुझे क्या आंसर मिलेगा, लेट्स सी। तो लेट्स सी क्या मिलता है जवाब। देखो समझो भाई, उसने बोला 15 लीटर पानी खत्म होना है। 15 लीटर का मतलब क्या है, 15,000 ml। ये तो मतलब है कि 15,000 ml पानी है। अब उसने देखो, ऐसे तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से लेके करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 तरह के गिलास हैं, एक गिलास 100 ml का है और एक गिलास 150 का। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज करता हूं, जिसमें 60 ml और 60 ml, तो इनसे क्या वैल्यू मिलेगी, 60 में 100 की गुणा कर दें, कितना होगा, 6,000, और 15 में 15 छिक्का 90, 9,000। तो पूरा पानी खत्म हो जाएगा ना। ये तो ऑप्शन सही हुआ, क्लियर है बात। और दूसरे ऑप्शन की करते हैं, उसमें क्या था, 50 ml का गिलास हो और 70 का हो, तो क्या करेंगे, 100 में 5 की गुणा कर, 50 की गुणा की तो 5,000 ml तो ये पानी बिका, और 15 सत्ते 105, 105 ये होगा, तो कितना हुआ, ये हो गया आपका 15,500, जो गलत है, तो यही गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही जोड़ा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूंगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसको पूरा पूरा नहीं बांट पाएगा। जब हमें एक ही ऑप्शन मिलना, तो राइट ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर 2। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन मिल रहा। आज के सवाल कुछ
तैयारी से तो लग रहे नहीं लग रहे, बता देना मुझे। लॉजिकल थिंकिंग पर ज्यादा आज के क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। और लाइक करते रहो भाई, लाइक पर कंजूसी थोड़ी सी कम रखो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन। रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। ये सवाल भी 2012 में पूछा जा चुका है। देखो सवाल वही रिपीट हुए, 2012 में ही सवाल पढ़ाया है मैंने, अब 2021 में भी ये सवाल पूछा गया, तो बस नाम बदल दिया है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होना चाहिए संकल्पनात्मक का समझ और गणितीय ज्ञान को विकसित जीवन से या वास्तविक जीवन से संबंध करने की क्षमता, सिद्धांत और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, एनसीएफ मना करता है याद नहीं करने सिद्धांत सूत्र, मानसिक गणित समस्याओं को हल करने की क्षमता, यानी अब उनके अंदर मानसिक रूप से सवाल हल करने की क्षमता है। लेकिन बात टीचर की और स्टूडेंट की है, मेरे पास कितनी नॉलेज है ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं उस नॉलेज को आपको कैसे डिलीवर करता हूं ये मैटर करता है। तो मेरी नॉलेज नहीं है कि मैं कितनी तेजी से सवाल हल करता हूं, मैं आपको कितना समझाने में सक्षम हूं, बात यह है। और छात्रों को गणित के ओलंपियाड में तय करने का क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर उसके अंदर संकल्पनात्मक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और सवालों को मैथमेटिक नॉलेज को जीवन से जोड़ने के कौशल है तो। और ये अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन पढ़े हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन पढ़े जो मैंने 2020 की में कराए थे, उन सब में मैं एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और ये 2021 में भी आए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते चलिए। अच्छा क्वेश्चन था, खूबसूरत क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत खूबसूरत सवाल है। वॉइस तो बहुत तेज है राजीव, मैं बढ़ा देता हूं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल समझिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। सवाल बड़ा आसान है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जवाब में कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न को लेकर। आवाज तो काफी है, मैं और बढ़ा देता हूं, ठीक है, अभी और मैंने तेज कर दिया, डोंट वरी। तो यहां पर जवाब मुझे मिलने की कोशिश क्या है, तो देखेंगे जवाब ए ऑप्शन बी ऑप्शन देंगे। याद रखिएगा उसने बोला है यदि n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में से कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया, आपने कहा 5 × 1.2 तो कितना हो गया, ये हो गया 5 × 5 6 हो गया है ना। लेकिन ये तो सही बन गया, लेकिन अगर मैं बोलूं 5 दशमलव फॉर एग्जाम्पल हम करें 6.12 तो क्या होगी गुणा करके, आप कहेंगे 6 एकम 6 7.2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट द नेचुरल नंबर। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, यहां पर केस में आपका जब भी किसी नंबर को 1.2 से गुणा करेंगे तो वो नेचुरल रहने का ही नहीं है, सिर्फ इस केस में बंस, क्योंकि इसमें सब में दशमलव की गुणा है। और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नेचुरल नंबर काउंटिंग पर्पस से यूज किए जाते हैं। तो यहां पर आप कर सकते हैं, वो भी कब, जब n एक इवन नंबर होगा। यहां पर सवाल में थोड़ा सा उनको ऐड करना चाहिए था कि n एक सम संख्या है, तो तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, क्योंकि 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1, आप 100 में 2 का डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 50। तो इस वाले ऑप्शन से आप आसानी से क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या मिला है, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने कहा है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने कहा है, वो एकदम करेक्ट आंसर है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। यही जवाब तो चलते रहने चाहिए जी। छोटा नंबर, हाँ कौन छोटा नंबर है बता रहा हूं मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर देखिए उसने n का वैल्यू क्या दिया है समझिएगा, ये कमेंट किया है मुझे प्रीति, छोटा ना, हाँ ये तो बोल रहा हूं मैं, छोटा नंबर तो n नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। और दूसरी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप गुणा करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा, डिवाइड करेंगे लेकिन 2 सबसे बड़ी संख्या है, अगर आप किसी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, 1.2 से डिवाइड करेंगे, 0.7 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 से ही आएगी ना, ठीक है ना, बात समझ में आ गई जी। और प्रीति क्लियर है, डन, ओके। एक और सवाल ने, चलो वन मोर क्वेश्चन। 17 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सवाल है, चाहूंगा जवाब तेजी से मिले, गलती आपसे ना हो और सवाल को तेजी से करें, तो भाई उम्मीद मिलेगी। सवाल को मैं भी करूंगा, आप भी करिएगा कमेंट सेक्शन में। श्रीराम आपके जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो देखो 17 बच्चे नहीं, यहां से लेकर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 अप टू 70, 17 बच्चे ऐसे हैं। तो पंक्ति में राकेश को जब 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान क्या था, उसका 7वां हो गया, नहीं वो यहां पर आ गया। इसका मतलब क्या था, इससे पहले तो वो यहां पर होगा ना, इससे पहले तो यही होगा ना, वो समझ रहे हो कि नहीं भाई। राकेश पहले यहां बैठा होगा, जब उसको 3 स्थान बाईं ओर चला तभी तो 7 पर आया वो। तो इसका पहला स्थान कौन सा, 10 पर था। तो उसने बोला है तो पंक्ति में दाएं छोर से स्थिति क्या होगी, तो 17 माइनस का 10, 17 माइनस का 10 प्लस 1, राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 8 वी स्थिति बन जाएगी उसकी। क्लियर है, सी नहीं होगा, इट्स 8वीं। देखो 17 मैं गिनाता हूं, 17 16 15 14 13 12 11 10 8 आ गया ना। आप ऐसे भी गिनते हो, मैं गिनाता हूं। 17 बच्चे थे, 17 16 15 14 13 12 11 10, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं स्थिति होगी ना। बात समझ में आ गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इसमें बहुत गलत कर देते, साथ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत कॉन्शियसली कोशिश करिएगा जिससे कि समझ में आ जाए। आज बच्चे लाइक आप शेयर नहीं कर पाए, जल्दी शेयर कर दो जिससे कि ज्यादा बच्चे जुड़े, आनंद की स्थिति हो और सवालों को आप अच्छे पढ़ें। एक और सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल आया था, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम पास्टिक पद्धति का उपयोग कहां पर करते हैं, वी आर यूज द शास्त्रिक पद्धति। तो शास्त्रिक पद्धति का उपयोग हम कहां करते हैं, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्यांक अंकों को लिखने के लिए, कोणों को मापने के लिए, या आंकड़ों में परिमाणीकरण या परिमाणन के लिए। यानी where do you use शास्त्रिक मेथड टू मेजर डिस्टेंस इन फीट एंड यार्ड्स, टू राइट हिंदी अरबिक नंबर्स, टू मेजर एंगल्स फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ द डेटा। तो जवाब क्या मिलेगा, और राइट ऑप्शन मिल रहा है यहां पर ABCD के रूप में। श्रीराम ने सबसे तेज आंसर दिया है ए। तो यानी शास्त्रिक पद्धति शायद आपको नहीं पता होगी, और आपने शास्त्रिक पद्धति को अगर नहीं, मैंने कहा ना पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल के आ जाते हैं जिससे कि आपको बुक में नहीं मिलते। तो कोई बात नहीं है, विनय आप आए, अच्छा लगा, बाकी सब लोगों को भी बुला के लाओ, ठीक है। अब क्या करें समझेगा। अब मैं शास्त्रिक पद्धति का, वैसे सही जवाब इसका एकदम सही है, राइट ऑप्शन है कोणों को मापने के लिए। लेकिन ये शास्त्रिक पद्धति होती क्या है, आपने कई बार देखा होगा ना कि भाई 1 डिग्री ये होता है, आप लिखते थे 1 डिग्री 10 मिनट और 5 सेकंड, ऐसा पढ़ा है बचपन में कि 1 डंडे को मिनट बोलते थे, 2 डंडे को सेकंड बोलते थे। आपने सी दिया है वो सही है, आपने बोला 1 डंडे को हम बोलते हैं मिनट, 2 डंडे को बोलते हैं सेकंड, और 0 को बोलते हैं डिग्री, याद आ जाएगा बचपन में। तो वही है शास्त्रिक पद्धति, नाम नहीं पता था। तो शास्त्रिक पद्धति में कोण को मापने के लिए इकाई डिग्री है। जैसे एक समकोण 90 डिग्री, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये सेकंड को पूछा जाता है, इज दैट क्लियर। तो शास्त्रिक पद्धति हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कोणों की माप, याद रहेगा। चलिए नया क्वेश्चन सीखने को मिला होगा आपको। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और कूच करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, एक और। इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्या के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है, 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों को दोहराना। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे 17 - 8, 14 - 12 आदि अभ्यास करने को देती है। शामपट पर 6 - 2 = 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए बोलना। शिक्षिका बच्चों को शामपट पर लिखे सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहती है। अब सवाल को पहले फील करो कि सवाल क्या है, सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तभी आप करेंगे। ये लाइक, भाई लाइक को बार बार बोलना पड़ता है, लाइक तो कर दिया करो दोस्तों, लाइक करने में भी कंजूसी है क्या, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं समझेंगे। जो भी साथी लाइक तो कर दो भाई, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखो समझो क्या है कि अगर वो बोल रहा है कक्षा में अंक व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है गतिविधि। अब देखो ये गतिविधि नहीं है कि बच्चों को शामपट पर लिख के जोर से बोलो, सबसे अच्छी गतिविधि क्या है, नहीं कोई एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या है, आप देख लो एक्टिविटी क्या है, जिसमें किसी भी
मैट्रिक्स का, व्यू मैट्रिक्स का यूज किया जाए। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सबसे अच्छी एक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो बोलेगी 6 बिंदु बनाओ, 1 2 3 4 5 6, और 2 बिंदु पर गोला बना दो। जितने कम करने उनको गोला बना दो। अब बोले बच्चे ठीक है, इन पर गोला बना दिया, कितने बचे? बच्चे बोलेंगे 4। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाएगी तो बच्चे जरूर सीख जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? डी ऑप्शन सही लग रहा है? डी ऑप्शन नहीं है ठीक है ना, हमारे मास्टर यही कराते थे, है ना, कि पढ़ लो जोर जोर से, वो नहीं है सही। ठीक है ना, राइट ऑप्शन पेडागॉजी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 है। बहुत सवाल गलत होंगे इस बार। चलिए, मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 भागों में बांटा। इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को प्रदर्शित नहीं करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये गलत था। ये गलत था, बता दूं मैं आपको, ये सवाल सीटेट में गलत था। इट्स वॉज रॉन्ग। लेकिन ये मैं सही लिखा हुआ है यहां पर, डोंट वरी, यहां मैंने सही लिखा है, गलत क्या था मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि सीटेट में जब सवाल पेपर में आया था तो ये गलत सवाल था, इस पर आपत्ति दर्ज हुई थी। क्यों था समझिएगा। देखो सिंपल, देखो उसने वर्गाकार कागज के टुकड़ों को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाई। ऐसे कर सकते हो ना कि भाई क्षैतिज करें, ऊर्ध्वाधर, जैसा आपको मन करे। उसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसने 6 को भर दिया। अब जब 6 को भर दिया तो यहां सपोज करते हैं ऐसे भर दिया उसने, यहां से ऐसे 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 बच गई। इसे दूसरे कलर से कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उसने बोला ये कितनी हुई, कितनी हुई? उसने बोला 10 बराबर भागों में बांट, जिसमें से उसने 6 आयताकार पट्टी को लाल रंग से भर दिया। अब उसके बाद कागज को खड़ी रेखाओं में काट दिया। उसने ऐसे भी 10 काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे भी काट दिया। अब क्या हो, इनमें से कौन सा? अब देखो, अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करता हूं, उसने 6 भर दी, कितने में से? 10 में से ना भाई, 6 पट्टी भरी 10 में से, तो भिन्न क्या बनी? 6/10, यानी 3/5। तो 3/5 सही है। जब आप उसने ऐसे गोले काटे तो क्या हुआ? टोटल 10/10 के 100 गोले बने, तो कलर कितने हुए? 6 पट्टी गुना 10 60, 60/100, ये भी सही है, बन सकता है। और देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 0 से 0 काट दो, 6/10, ये भी बन गया। लेकिन 2/5 जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3, जो उस भाग को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब बात आती है क्वेश्चन कौन सा गलत था। फिर बात यह आती है कि सर क्वेश्चन कौन सा गलत था जो मैं बोल रहा हूं, है ना? तो ये क्वेश्चन में गलती क्या थी? एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ और प्रिंट था। वो क्या था मैं दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में जो सवाल में ऑप्शन नंबर 2 था ना, वो गलत लिखा था। वो ऐसे लिखा था 6/100। तो ये क्वेश्चन में गलती थी, इस क्वेश्चन में, जिस पर आपत्ति जताई गई थी। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन में कहां गलतियां थी, यानी जिन लोगों ने भरा होगा उनको नंबर मिला होगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़े एक और सवाल की बात। और थोड़ा सा आज शेयर कम है, बच्चे कम है, कोई बात नहीं, चलो। 36 54 60 के लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम अभिन्निष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर क्या है? यानी द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 54 एंड 60 इज व्हाट? तो ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, 36 54 और 60 का एलसीएम, आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। आप सिंपल डिवीजन से कर सकते हैं। मैं कैसे करता हूं? अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, यानी ऐसी संख्या जो सबको काटे, वो 6 है ना, 6 छंग 36, 6 नाम 54, 6 दाई 60, तो क्या बचेगा अंदर? आप कहेंगे 6 9 और 10। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो 90 हो जाएगा, जो 6 से भी काटेगा, तो 6 गुना 90, तो 9 6 14, 540 इसका एलसीएम आ गया। 6 इसका एचसीएफ है क्योंकि कॉमन है। तो अगर मैं 540 में से 6 कम कर दूं तो कितना मिलेगा? 514। और यही होना चाहिए सही जवाब। और आपका जवाब क्या है? तो एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट तरीके कौन से अपनाएंगे, ये आप देखिएगा। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिंपली इसको ऐसे लिख के भी कर सकते, 36 54 और 60, आप इसको ऐसे भी कर सकते, तब भी आपको 540 ही मिलेगा, 2 से काट लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। गलत हो गया शायद श्रीराम। एक और सवाल,
देखो ये एक बहुत लॉजिकल सवाल था ये भी। अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार के अंक लिखे हैं। ये कागज इस पर ये तरह के अंक लिखे हैं। वह एक वास्तविक पासा फेंकती है, एक डाइस फेंकती है वो, और कागज पर उन सभी संख्याओं में रंग भरती है जो पासे में आई संख्या के अनुसार गुणज है। जो पासे में संख्या आएगी उसके जो भी मल्टीपल है उनको कलर कर देती है। वह संख्या 1, 2, 5, 7 को नहीं रंगती। तो पासे में आए अंकों को पहचानिए। तो पासे में कौन सा अंक आया? राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? क्या बात है, बहुत तेजी से सवाल। पासा पढ़ा है ना, पासा सब जानते हैं कैसे होता है पासा। तो कमाल कर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा झांसा। सवाल में उत्तर आना चाहिए एकदम शाबाश तरीके से। और ऑप्शन नंबर बी, क्यों समझे ऐसे, समझिएगा। उसने बोला उसको एक नहीं भरना है। मैं इसको बता देता हूं आपको, अच्छा लगे। उसको एक नहीं भरना है, उसको 2 को भी नहीं कलर करना है, 3 को, 2, 5 और 7 को नहीं करना। अब ये बचे, अगर पासे में देखो किसके मल्टीपल हैं भाई, पासे की अगर मैं बात करता हूं तो पासे में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये तो नंबर आते हैं। पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है। तो ये जो 15 है, 12 है, 18 है, 33 है, ये सब किसके मल्टीपल है? 3 के फैक्टर है ना। 3 से सब कट जाएंगे ना। 3 से 15 भी कटेगा, 12 भी कटेगा। तो यानी इन सब का HCF कितना है? 15, 12, 12 इसका 3। तो वो 65 में नंबर कौन सा? 3 है, वो सबको कलर कर देगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। बी फॉर बाबू, सोना मोना। ठीक है रिशु, करेंगे। इज इट क्लियर और समझ में आया? नो प्रॉब्लम। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। तेजी से करेंगे सवालों पर चर्चा, जब तो बात बनेगी। 3 के मल्टीपल थे ना। तो सवाल देखो, अगर ये पेपर, मैं बात बता रहा हूं, अगर ये पेपर आपको मिल गया ना, पेपर आ जाए इस तरह का, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में स्पेशल। ओके, एक और सवाल। बाइनरी नंबर मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में, बार बार बोलता हूं। अगर जिन लोगों ने ये सेशन नहीं पढ़े हैं जो मेरे मैथमेटिक्स के हैं, वो ऑलरेडी डिफाइन है, स्टार्टिंग में मैंने दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। 257 संख्या के द्विधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 257? यानी 257 की बाइनरी निकालनी है, उसमें कितने अंक आएंगे ये आपको बताना है। तो 100 बच्चे होने वाले हैं और लाइक सिर्फ है 30। तो जल्दी से बढ़ा दो सवालों पर जी। पूनम समझ नहीं आया? पूनम ये समझ नहीं आया आपको? देखो, अच्छा नोट कर लो पूनम जी, लास्ट में बता दूंगा। जो भी है उसको नोट कर लो, आज से बता दूंगा। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं सवाल का मतलब क्या है। 257 की बात हो रही है, तो 257 की बाइनरी, जिन्होंने बाइनरी नहीं सीखी है मैं बता देता हूं। जब भी इसका मतलब ये है कि 257 है, आप इसको 10 बेस में दिया हुआ है, इसको आप 2 बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, 257 में डिवाइड करते हैं किसका? ऐसे 2 का, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो। जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, एक शेष। 2 से काटे तो कितना होगा? 64, 0 शेष। 2 से काटे 32, 0 शेष। 2 से काटे 16, 0 शेष। 2 से काटे 2 अट्ठे 16, शेष 0। 2 से काटे 2 चौके 8, शेष 0। 2 से काटे 2 दूनी 4, शेष 0। 2 से काटे 2 एकम 2, शेष। कितना बना? 2 4 6 7। तो ये हुआ 1 1 2 3 4 5 6 7 और 1। ये इसकी बाइनरी बनी। कितने नंबर है इसके अंदर? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? कितने नंबर इसके अंदर? गलत बनाया है प्रीति, बाइनरी गलत बनाई है आपने। इट्स नॉट द बाइनरी। सो बाइनरी ऑफ दिस नंबर इज व्हाट? दिस वन। तो राइट ऑप्शन नो, क्यों? 702, तो 9 अंक इस बाइनरी में होंगे। तो ध्यान समझिएगा, ये मैंने आपको सिखाया बाइनरी कैसे निकालते हैं, तो इन बाइनरी को भी समझ लो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक है ना? चलिए, तो कह रहे थे बाइनरी आती, बार बार बोल रहा था बाइनरी पेपर में आती है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बाइनरी बहुत जरूरी है पढ़ना। अब एक और सवाल। सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंक वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विविध का उपयोग करती है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। 23 + 46 69, 20 + 3 40 + 6 60 + 9 बराबर ये 23 + 46, तो 20 + 3 40 + 6। तो तीनों एक्टिविटी उसने अलग अलग दी हैं टीचर ने समझाने के लिए बच्चों को। अब सवाल ये बनता है कि उसकी शैक्षिक विधि के लिए इनमें से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? देखो सारे उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है?
वह केवल गणित संचरण पर बल दे रही हैं, वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही हैं, वह बहुल में बहुत सारी विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही हैं, या एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ कर रही हैं। ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो एक्टिविटी करा रही है तो वो व्यर्थ करना तो बिल्कुल गलत है। और आपका जवाब एकदम सही है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ऐसे सवालों को तो कर दोगे तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है। क्योंकि पहली एक्टिविटी में उसने कहा सीधा जोड़ो, दूसरी एक्टिविटी में 2 ब्लैंक छोड़ दिए, इसको करो, और तीसरी एक्टिविटी में उन्होंने संख्याओं को तोड़ा, यानी उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने संख्याओं को तोड़ करके कॉम्यूटेटिव लॉ का प्रयोग किया। क्लियर है? तो यानी वो डिफरेंट तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हैं और वो बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल, 15 सवाल पूरे हुए, अभी आधा सफर हुआ है। अब देखते रहो आगे कैसे करोगे। रचनावादी मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका देना, दशमलव को पूर्ण रूप में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना, दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्रिड यानी ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना, या दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन बताना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बात समझिएगा, सवाल में क्या पूछा है। दशमलव गुणन का परिचय देने के लिए इनमें से सबसे अत्यधिक उपयुक्त टेक्निक कौन सी? और मैंने बताया था कि जब भी आप दशमलव भिन्नों को गुणा करेंगे तो एक चीज बहुत काम आती है, और जो आपने समझा एकदम सही वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दशमलव की परिकल्पना कराने के लिए, समझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको बिना काउंटिंग, बिना पैमाने के आप ग्रिड पेपर का यूज करें, ब्लॉक्स का यूज करें, बच्चा काउंट करके आसानी से समझ जाएगा। यही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ये जो रचनावादी, तो जिसमें आप रचना करने की कोशिश करेंगे, बाकी में तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी को उड़ा दिया है राजीव जी, नो प्रॉब्लम। और यहां पर बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। यदि n, देखो 2 सवाल पूछे गए थे, पहले पूछा था सबसे छोटी संख्या कौन सी, अभी अधिक मान की बात हो रही है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा? n+5/5, n, 5+n, 5n और 5n-n। बहुत सिंपल सवाल है, इसको तो आसानी से आप कैसे कहते हैं गर्दा उड़ा देंगे। और जवाब में मुझे क्या मिलेगा देखेंगे आपका जवाब। हाँ, याद आया ना अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, दशमलव की मल्टीप्लाई। तो राइट ऑप्शन क्या मिलता है? तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी? और मुझे उम्मीद है कि जवाब में गलती नहीं करेंगे आप, और यहां पर बी और सी और ए और बी में फाइट होगी, पक्का मुझे विश्वास है। लेकिन गलती ना हो, सवाल बहुत आसान है। क्यों आसान है समझिएगा। राइट ऑप्शन का 5n होगा। जब आप n का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो देखो 1+5/5, तो ये 6/5 हो गया। इसमें 5 करेंगे पुट तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5+1 = 6। इसमें पुट करेंगे 5 × 1 = 5। इसमें पुट करेंगे तो 5n, यानी 5 × 1 - 1 तो 4। तो अभी तक आपको ये बड़ा मिला ना, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में ये बड़ा है। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करूं और 2 से मैं ऊपर कहीं भी चला जाऊं तो हमेशा मुझे ये ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा बड़ा रिजल्ट देती है। इज दैट क्लियर? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो यानी 5 में अगर मैं 2 की गुणा करूं इट विल बी 10। अब देख लो, इसमें करेंगे तो 7/5, इसमें करेंगे तो 5 और 2 7, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गए 3 गए, तो वैल्यू हमेशा कम आएगी ना, इसीलिए। तो 5 दूनी 10 में से 2 जाएंगे तो 8। राइट ऑप्शन हमेशा बड़ा आएगा जब आप 5n की बात करेंगे। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। एक और सवाल, छात्रों की, ये भी सवाल 2015 में पूछा गया है। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है? वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय, या कक्षा में विचार विमर्श? बहुत आसान है। हाँ, सारे केस चेक करने हैं। हाँ, ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ऋषु जी। सर एक पुट करने पर सबसे बड़ी, हाँ विनय, वही मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने विनय, एकदम सही जवाब दिया है आपने, और राइट ऑप्शन बी मिल रहा है।
क्योंकि मैंने बताया था ना, जब भी आप बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, और डेटा कलेक्शन पर कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट दें, क्योंकि सर्वे करने से बच्चा स्वयं इंटरेक्ट करता है और वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है। और राइट ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपने, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। बहुत सारे सवाल थे जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, कुछ सवाल थे जिसमें ज्यादा लॉजिक मुझे लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं क्या जवाब मिलता है आपका। सर्वे, बहुत बढ़िया। यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपए में दिया है, क्रम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए प्रति किलोग्राम 50 ग्राम 500 ग्राम के लिए, 12 रुपए 25 रुपए प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि, देखो पैसा नहीं पूछा है, आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो सवालों में क्या काम किया गया है, थोड़ा सा सवाल बढ़ाया, उसमें और एक सवाल जोड़ दिया, जिससे कि आपकी लॉजिकल थिंग्स और ज्यादा बढ़ जाएं। और लाइक उतने की उतने ही, लाइक बढ़ाते रहो, हौसला बुलंद रखेगा मेरा भी। बार बार मुझे बोलना पड़ता है, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, लाइक भी करते चलो। आप मोटिवेट हैं तो मास्टर जी भी मोटिवेट होने चाहिए। समझते हैं जवाब क्या मिलेगा। देखो मैं बात करता हूं आलू की, ध्यान से समझिए। आलू, टमाटर और क्या था, प्याज। इनका जो रेट है, मैं रेट लिख देता हूं जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। रेट क्या है, उसने बोला 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर केजी, 20 रुपए पर 500 ग्राम, और कहां गया ये वाला 12 रुपए 25 पैसे प्रति 250 ग्राम। ये तो मतलब है। अब उसने क्या काम लिया, उसने 2 किलो आलू लिए हैं। जब 2 किलो आलू लिए तो 2 गुणा 20 कर दूं तो 40 रुपए के आलू हो गए। जब उसने आधा किलो टमाटर लिए तो 20 रुपए के हो गए। भाई आधा किलो टमाटर 20 रुपए के ही है ना। जब उसने 250 ग्राम 12 रुपए 25 पैसे की प्याज है, उसने लिए 1.25 किलो, तो 3 हो गए ना, 250 ग्राम, 250 ग्राम 250 ग्राम, तो 12.25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12×3 = 36, 36.7। ये बात समझ में आई, इतने रुपए हुए। क्योंकि मुझे रुपए नहीं निकालने, उसने बोला आप मुझे पैसे में बताओ संख्या कितनी है, 25 पैसे के कितने कॉइन बनेंगे, तो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर लूं। तो मैंने कहा 4 रुपए में 100 का 4000 सिक्के ये बन गए, 4000 पैसे, 2000 पैसे ये बन गए, और 100 की गुणा इसमें कर दें तो 3675 पैसे ये बन गए। टोटल पैसे कितने हुए, 5 7 6 4 9, 9675 टोटल पैसे बने। उसको किस में कन्वर्ट करना, 25 पैसों के सिक्के में, तो 25 का डिवाइड कर देते हैं, तो 25 थी 75, 25 थी 75, कितने बचे, दैट इज 22 25 8 200 25 165, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज 87। तो 387, राइट ऑप्शन सी नहीं होगा, राइट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कहां हैं आप लोग, इट शुड बी ए ना जी। अगर मैं आपसे बात करूं तो ए ही तो होगा जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल मल्टीप्लाई था, डिवाइड तो करना था, डिवाइड कर दिया, तो राइट ऑप्शन क्या बना। तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया जिससे कि आप चीजों को आसानी समझ पाए। और सब बहुत लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। अब ए ऑप्शन आ रहा है करने के बाद थोड़ी सी गलती हो गई है, तो पैसे में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अगर वो रुपए पूछते तो 96 रुपए 75 पैसे में काम खत्म हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला है, पैसे में कन्वर्ट करके बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के बने। 384, नहीं नहीं ऋषु देखो कैलकुलेशन देखो, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई है ना आपको, सारी कैलकुलेशन सही है ना। इसकी मल्टीप्लाई देख लेना एक बार कितनी हुई है, सवाल सही हो जाएगा। ओके एक और सवाल लें, 20वां सवाल। 4 वर्ग इकाई के कागज के कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। यह भी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ये चारों कथन आपको चेक करने पड़ेंगे। बचे हुए कागज का परिमाप वास्तविक कागज के परिमाप से अधिक है, बचे हुए कागज का क्षेत्रफल वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से अधिक है, परिमाप में कोई बदलाव नहीं है और क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं है। सवाल आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिलेगा तेजी से। लेट्स सी क्या होगा जवाब, उम्मीद करेंगे आपका जवाब अच्छा मिलेगा, गलती नहीं होगी आपसे। और सवाल पर क्या प्रतिक्रियाएं आपकी आ रही हैं, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें। 20 सवाल हो चुके हैं, 21वां सवाल शायद ये है।
और जवाब पर हाँ 20वां सवाल है, अभी आगे बहुत कुछ बचा है। जल्दी से सेशन को आज शेयर नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है आज दमखम कम है सेशन में। कोई नहीं तो जल्दी से देखेंगे, जवाब सी मिल रहा है, क्या बात है। चलो समझ लेते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी कहा है तो वो एकदम सही जवाब है। अब समझेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल 4 वर्ग इकाई, अगर मैं बोलूं एक वर्ग मेरे सामने 4 वर्ग, अब ये 4 वर्ग इकाई का मतलब कितना है, इसका क्षेत्रफल 4 है, तो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 2 2 की। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अगर इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो इसका क्षेत्रफल दिया वर्ग में दिया है ना, तो मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर की इसकी भुजा हो जाएगी। क्लियर है, 2 सेंटीमीटर की भुजा समझ में आ गई। 2 2 है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये 2 2 क्योंकि क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर जो है 4, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल बराबर 2, तो इस वर्ग की भुजा 2 है। उसने बोला इसमें से एक वर्ग इकाई का टुकड़ा काटा, अब इसमें मैंने एक वर्ग इकाई का काट लिया टुकड़ा, मैंने माना ये भी एक का था और ये भी एक का है। बात समझ में आ रही है, एक वर्ग इकाई का टुकड़ा काटा मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टुकड़ा काट के बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, अब कहानी हमारे आगे देखो, ट्विस्ट क्या है। उसने बोला परिमाप कितना हो। अब परिमाप क्या होता है कि कोई आदमी यहां से चले और वापस घूम के यहीं आ जाए, तो पहले इसका परिमाप कितना था, चारों भुजाओं का टोटल था ना। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो पहले कितना था, बात समझ में आ रही है, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले बात करूं तो ये 2 था, ये 2 था, तो पहले परिमाप कितना था, आप कहेंगे 4a, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 8। ठीक है ना। अब उसने आपने एक टुकड़ा काट दिया इसमें से, तो ये भी एक है और ये भी एक, अब कितना हुआ, तो 2 तो यहां से चला आदमी, तो ये तो एक इसमें से कट गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, तो कितना हुआ, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। बात समझ में आ गई साहब। भाई टोटल काउंट करें, 1 3 5 6 और 2 8, अंदर वाला यहां से भी तो आएगा ऐसे एक एक, तो टोटल कितना बना, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। बात समझ में आ रही है जी, क्लियर हो गया। तो बराबर रहेगा, बदलेगा नहीं ना, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, राइट ऑप्शन हुआ 8, यानी उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल बदल जाएगा क्योंकि आपने ये टुकड़ा काट दिया तो क्षेत्रफल कम हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल होता है उसके द्वारा घेरी गई कितनी बाउंड्री है, और परिमाप होता है उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कितनी है। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, फिर से बताऊं, फिर समझ लो एक बार, अगर दिक्कत आ रही हो तो दोबारा देख लो। अगर मैं आपको बताऊं, पहले इसकी भुजा थी 2 ये थी, 2 ये थी, 2 ये थी और 2 ये थी, टोटल कितना हुई, चारों भुजाओं का टोटल 8। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, जब इस टुकड़े को इसमें से काटा गया, इस वाले में से, तो क्या हुआ, यहां से देखिएगा, इसमें से काटा गया, तो जब भाई 1 सेंटीमीटर का ये था, एक का ये हो गया, एक का ये, एक का ये, एक का ये, एक का ये हो गया, तो टोटल कितना बना, मैं यहां से चलता हूं घूमता हुआ, तो पहले 1 फिर 2, फिर ये वाली भुजा भी 2, इसके साइड वाली 1, अंदर वाली ये वाली 1, और ये यहां पर वापस 1, तो टोटल 8 रहा ना। तो परिमाप नहीं बदला ना, परिमाप विल रिमेन सेम। क्लियर है राजीव, अभी समझ में आया। तो इसका परिमाप नहीं बदलेगा, क्षेत्र बदल जाएगा और परिमाप अधिक नहीं होगा, बराबर रहेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, 1 10 100 के नकली मुद्रा के नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। यानी गणित में डीन्स ब्लॉक जिसको बोला गया है वो एक सिद्धांत भी है, डीन साहब ने कुछ सिद्धांत भी दिए, हालांकि उनके 4 सिद्धांत थे, मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन आपको बताना है कि यहां पर कौन से सिद्धांत का वो सहारा ले रहे हैं। बोधात्मक परिवर्तन नियम, गतिक नियम, रचनात्मक नियम या गणित परिवर्तनशीलता का नियम। 4 नियम है यहां पर, इन चारों में से वो कौन से नियम का सहारा ले रहे हैं ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन क्या समझे, तो उम्मीद है कि आप जवाब देने की कोशिश अच्छे से करेंगे, लेकिन मे भी पॉसिबल आपका जवाब सही कम हो क्योंकि अपने डीन्स को नहीं पढ़ा होगा। राइट ऑप्शन डी मिल रहा है मुझे, बहुत बढ़िया अखिलेश, डी और पल्लवी ने कहा सी, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका जवाब चुना गया विकल्प थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, ये बोधात्मक परिवर्तन नियम है। सी नहीं होगा, किसी ने दिया ही नहीं है सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, बोधात्मक परिवर्तन नियम। क्यों है इसको समझिएगा, क्योंकि बोधात्मक परिवर्तन नियम आवश्यक है, किस लिए समझते हैं इसलिए। डीन साहब को समझ लेते हैं।
इनका नाम था जोल्टन डेन। गणित में जोड़ तोड़ सामग्री, खेल, कहानी के उपयोग पर जोर देते हैं ये। इनका मानना है कि बच्चे पहले की तुलना में कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख सकते हैं। सीखने के सिद्धांत को उन्होंने 4 भागों में बांटा। गतिशील सिद्धांत, अवधारणात्मक परिवर्तनशीलता का सिद्धांत जिसको आपने बोधात्मक पढ़ा, गणितीय परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। जो दूसरा सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जिसका मैंने आपको उत्तर बताया है, अवधारणात्मक परिवर्तनशीलता सिद्धांत है। डीन्स का कहना है कि एक अवधारणा के कई विविध भौतिक प्रतिनिधित्व के लिए बच्चों को सुगम्य बनाकर वैचारिक शिक्षा को बढ़ाया जाता है। यह बच्चों को विभिन्न मूर्त रूप में अंतर्निहित समान तत्वों के अमूर्त की अनुमति देता है। अतः डीन्स के अनुसार गणित पढ़ाते समय एक शिक्षक को अमूर्तीकरण के बाद अवधारणाओं की संरचना में बनाने का महत्व देना चाहिए। तो यह सिद्धांत कहता है क्या, कि डीन साहब ने यह कहा है कि बच्चों को आप मूर्त वस्तुओं का सहारा लेकर के अमूर्त चिंतन की तरफ ले जाओगे तो वो अंडरस्टैंडिंग फेज में आ जाएगा, वही आ जाएगा बोधात्मक क्षेत्र में। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आपने नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैंने आपको बताया है, और ये बाकी नियम मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, डीन्स के सभी नियम लेकर के समझा दूंगा। बफरिंग नहीं है पूजा जी, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल, सीजू की बस सुबह 6:40 AM बजे चलती है। सीजू है, उसकी बस 6:40 बजे चलती है, ये टाइम से क्वेश्चन था। उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोना के लिए जाना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब भी मुझे अच्छा मिले। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। अब सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा है, आपसे सवाल बैक एंड से पूछा है, घुमा कर पूछा है, और वो क्या है समझिएगा। देखो 6:40 बजे उसकी बस चलती है, नो प्रॉब्लम। सुबह उसके घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगे उसे पहुंचने में, मतलब क्या है, तो यानी वो 6:30 पर घर से चलना चाहिए ना भाई। जब 6:30 से घर चलेगा जब तक पहुंचेगा 6:40 पर। क्लियर है? अब दूसरी बात क्या फंसी, उसने बोला उसे 7 घंटे की नींद चाहिए, यानी 6:30 बजे अगर वो चलेगा उससे उसे क्या चाहिए, 7 घंटे की नींद चाहिए। ये नींद के हो गए घंटे, और साथ में उसे 30 मिनट तैयार होने के लिए चाहिए के बीच में, यही तो है। तो उसे कितना पहले सोना पड़ेगा, सवाल ये है। तो यानी उसको 6:30 बजे नहीं 6 बजे उठना है, बात यही तो है। उसको 6 बजे उठना है सुबह को भाई, वैसे आधा घंटा तैयार होने के लिए भी चाहिए ना, तो उसे 6 बजे उठना पड़ेगा ना। तो 6 बजे उसको उठना है और 7 घंटे की नींद चाहिए, तो पहले कब सोएगा, 11 बजे। 11 और 1 12 और 6 तो पूरे 7 घंटे हो गए ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, 11 PM को वो सो जाएगा। हम इसको बैक एंड में सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर समझ लो, फिर से मैं बता देता हूं एक बार जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 6:40 पर उसकी बस है, 10 मिनट उसे लगते हैं घर आने में से जाने में, तो यानी 6:30 पर वो घर से चलेगा। उसे उठने के बाद 30 मिनट लगते हैं तैयार होने के लिए, तो उसे 6 बजे उठना पड़ेगा। अब वो कह रहा 7 घंटे की उसे नींद चाहिए, तो 6 बजे से 7 घंटे पहले क्या होगा, 11 बजेंगे ना। 11 + 7 सुबह के 6। इज दैट क्लियर? आसान था, इजी था, लेकिन घुमाने वाला था बस, और कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ पूछ करते हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरीबा और अयान ने जमीन पर एक व्रत बनाने के लिए कीलों और धागों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने रस्सी का एक छोर जमीन पर गाड़ा और उसे पकड़े रही और दूसरा छोर अयान को व्रत बनाने के लिए दिया। अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह एक व्रत बनाया। इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सिंपल सवाल है और समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार में ये हो जाएगा। तो अरीबा एंड अयान डिसाइडेड टू यूज nail and threads to draw a circle on a ground. अरीबा took a thin rope 5 meter long. तो देखो समझो, अरीबा ने 5 मीटर की रस्सी ली, ऐसे दोनों तरफ से पिन गड़ी थी, इधर इसको पिन भी, उसने बोला, उसने अरीबा ने रस्सी का एक छोर गाड़ दिया जमीन पर, इसके चारों तरफ घूम गई ऐसे, उसने एक व्रत बना दिया। तो आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, यहां से ले लेते हैं इसको, ये क्या है, ये 5 मीटर है। तो इस व्रत की रेडियस कितनी हुई, 5। सेम अयान ने भी किया, उसने 3 मीटर की रस्सी ली, अब वो 3 मीटर की रस्सी के चारों तरफ घुमा दिया उसने,
तो उसका रेडियस कितना है, r इजिकल टू 3। अब इन दोनों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो पाई आर स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई काट दें, r1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 25:9 इसका सही जवाब होना चाहिए। जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही जवाब है, कोई गलती नहीं होगी उनकी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। तो ये सवाल जो है 30 दिसंबर का थोड़ा सा पेपर टफ लग रहा होगा, वैसे पहले वाले आसान थे बहुत, इसमें थोड़ा सा टफेस्ट लेवल बढ़ा है, तो इसको समझते चलिएगा, जानते चलिएगा। हाँ, सवाल तभी समझ में आएंगे। पेपर 1 है, ये पेपर 1 है सीमा जी, ये पेपर 1 है, पेपर 2 नहीं है। दिस इज पेपर 1 नॉट पेपर 2। इसीलिए तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं, पहले मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना कि वृत्त के प्रॉपर्टी क्या है, रेखा कोण एंगल क्या है, उसके साथ त्रिभुज आयत, मैंने सबका चैप्टर एक एक करके इसलिए तो पढ़ाया आप लोगों को कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लें और फिर सवालों को हल करें, और पेपर में क्या क्या है ये आप भी समझ लें। बहुत बढ़िया, समझ में आया। एक और सवाल लिया जाए, चलो। छात्रों को when students are asked to sum two fractions they often encounter the simple error, they add the numerator to the denominator what could be the possible reason for this। यानी जब दो छात्रों को भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा ज्यादातर इस साधन त्रुटि का सामना होता है, वो अंश को अंश में जोड़ देते, हर को हर में जोड़ देते। जैसे मैंने कहा 1/3 में 1/5 2/5 जोड़ो, तो बच्चा इसको 3/8 लिख देता है। ये बचपन में मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी हुआ है कि नहीं, मेरे साथ तो हुआ था। तो क्या हुआ, इस भ्रांति का क्या संभावित कारण है, कक्षा में छात्रों के ध्यान की कमी, शिक्षण अधिगम सामग्री का कुछ सुलभता से प्राप्त न होना, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। यहां पर योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, या अध्यापक की संकल्पना समझ में कमी। अध्यापक की संकल्पना समझ में तो कमी नहीं होगी, ये तो नेगेटिव पॉइंट है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अगर आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो वो एकदम सही जवाब है। क्यों, क्योंकि बच्चा बचपन से जोड़ सीखता है, तो क्या करता है, वो जो ऐसे जोड़ना सीखता है ना, वैसे इनको भिन्नों को जोड़ देता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है कि वो जनरलाइजेशन जो उसने कम करते समय पढ़ा उसको फ्रैक्शन पर लागू कर देता है, वही उसकी गलती है, और इसको हमें सामना करके समझाना है। क्लियर है, आगे बढ़ें। बच्चे जा रहे हैं लेकिन इतने कंजूस हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, लाइक करने में इतनी कंजूसी पता नहीं क्यों होती है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इस बात को लेकर के। चलिए, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणित क्रियाकलापों में व्यस्त कर रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है। इनमें से कौन कौन से, नहीं, आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को क्रियाकलापों एक्टिविटी में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से किया जा सकता है और सहायक भी होता है। जैसे कि ए, छात्रों को कई अमूर्तन अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करना, छात्रों को उनकी गणितीय समझ में विवेचन और गहनता के बारे में सहायता करना, संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। सही विकल्प का चुनाव आपको करना है और देखूंगा आपका जवाब इनमें से कौन सा होगा। और सी ऑप्शन यहां पर सब लोग कह रहे हैं कि सी ऑप्शन होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, अगर सी ऑप्शन आप बता रहे हैं तो यहां पर देखते हैं जवाब, और एकदम आपका सवाल का जवाब 100% ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आप समय सारणी में कालांशों का उपयोग करने में सहायता करते हैं, गलत है, क्योंकि आप अपने टाइम टेबल का गैप फिल करने के लिए बच्चों को एक्टिविटी नहीं कराते, अपने पीरियड यानी टाइम में जिस समय आपको अलॉट होता है लेक्चर, उसी में आप उसको एक्टिविटी को कराते हैं। दूसरी बात, आप कभी भी बच्चों को लेकर के एग्रीगेटेड असेसमेंट नहीं कर सकते, संकलित आकलन इट्स नॉट पॉसिबल, क्युमुलेटिव असेसमेंट नहीं कर सकते आप एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, आप उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देकर के उनका एनालिसिस कर सकते हैं और छात्रों में उनकी समझ की, गणित की समझ का विवेचन का अध्ययन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए इनमें से कौन सा सही है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, निहायत ही गलत। कौन कहता है, क्योंकि गणित को तो सिलेबस में सबसे पहले रखा गया है ना। अगर आप गणित को सबसे पहले सिलेबस में रखते हो, क्योंकि ये तार्किक है और बच्चा इसे सीखता है। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को हल करवाया जाना चाहिए। क्या ये सही है कि आप जो बच्चों को सिर्फ ओरल क्वेश्चन कराएं,
शाब्दिक प्रश्न भी कराने चाहिए। रटंत अधिगम को एनसीएफ बिल्कुल मना करता है, तो राइट ऑप्शन तो आपको मिल गया ना, क्योंकि गणित में एनसीएफ कहता है कि बालक को अन्य विषयों के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहिए, समाकलित करना चाहिए, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन है, चाहे वो भाषा है, चाहे कला है। तो राइट ऑप्शन आपकी तरफ से एकदम सही मिला है, ऑप्शन नंबर 4 है एकदम सही जवाब। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ बात करते हैं आपसे। तेजी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि सवाल सभी पूरे करने हैं। निम्नलिखित पैटर्न को पहचानिए। 9 गुना 9 जमा 7 बराबर 8 8, 9 8 इंटू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 8 8, 9 8 7 इंटू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 8 8। 4 बार ऐसे ही आगे देखें तो 9 8 7 6 5 इंटू 9 प्लस 3 का मान क्या होगा। समझिएगा सवाल, कितनी बार आप देख रहे हैं उतनी बार आप समझिएगा। अगर आप अंकों को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न, छोटा सा फॉलो करना बस पैटर्न। अगर आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिएगा कितनी आसानी से, क्योंकि आपको यह कैलकुलेशन नहीं करनी होती, याद रखिएगा इन सवालों में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप समझिए, देखो सी ऑप्शन मिल रहा है मुझे और एकदम सही जवाब है एकदम आपका सी। क्यों? देखो एक बार 9 था, 9 ये सेम चल रहा है ना, तो आपने देखा 9 में 9 की गुणा की तो आपको 2 8 मिले, 9 8 में 9 की गुणा करोगे 3 8 मिल रहे हैं, 9 8 7 में एक 8 ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर 2 4 5 है ना, तो कितने 8 आने चाहिए? 6 आने चाहिए ना। यही तो आंसर है। आप इसको सॉल्व भी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको यही जवाब मिलेगा। तो हमेशा देखिएगा सर ऐसी लग रहा है, पता नहीं लाइक करने में भी बड़े, मैं समझ रहा हूँ ना, लाइक करने में भी इतने पत्थर टूटते हैं जैसे उनके हृदय पर जैसे मैंने पत्थर मार दिया हो, उनसे उनकी प्रॉपर्टी लिखवा ली हो। चलो खैर कोई नहीं, जिसका मन करे करो मत करो, इट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई, अब मैं आगे से बोलूंगा भी नहीं लाइक वाइक करने के लिए, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि पढ़ाने के बावजूद भी सब लोगों के सामने एक ऐसा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि लाइक कर दो, जैसे लाइक करने से मास्टर जी घर में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। चलिए खैर कोई नहीं, आगे सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, ज्यामिति को गणित का एक अमूर्तपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने को समय देती है। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यकरण में सहायता करते हैं। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा आपका, देखेंगे जवाब। वो मुझे पता है पूछ रहा, बाकी बहुत बच्चे हैं जो आते हैं चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट ऑप्शन बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्यामिति अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सार्थक है। हम क्या बताया एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ कभी भी ये फोकस नहीं करता बच्चा बहुत ज्यादा अंक या फर्स्ट आए, वो अंक अर्जित करे। बस उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, सोचने की तार्किक क्षमताएं वो बढ़े, वो इस पर है। यहाँ पर प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति में विकास में सहयोग दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्राथमिक गणित में अभिन्न भाग है वो पूछा है। गतिविधि उन्मुख नहीं है, खेलने को समय ज्यादा देती है, कहां देती है। लेकिन ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम, डेली लाइफ से जुड़ना, गणितीय विचारों अवधारणाओं के अधिगम में और विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा सहायता करते हैं। क्योंकि आप चाहे टेनग्राम पढ़ रहे हैं, चाहे आप जियो बोर्ड पढ़ रहे हैं, उन सब में विजुअलाइजेशन करके आप चीजों को सीखते हैं। राइट ऑप्शन। एक और सवाल, ऑप्शन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 29। कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसे कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया? तो बहुत ही आसान है, लेकिन सवाल नहीं पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न कैसा है? योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का है, यानी रेफरेंशियल क्वेश्चन ऑन सम। व्यवकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न है, यानी रेफरेंशियल क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन। खुले सिरे वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन जवाब भी उतना सिंपल होना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? यहां मिल रहा है मुझे ए। ओके, बुशरा ने कहा ए, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? ओके, जवाब मिलेगा ए बी सी डी के रूप में। और देखेंगे जवाब पर क्या मिलेगी प्रतिक्रिया। तो भाई जल्दी से लाइक करते आगे बढ़ते रहो सवालों को, जो भी साथी नए जुड़े हैं। और डेली 7:30 पर मैं क्लास लेता हूं, एक पेपर पढ़ाता हूं पर डे, और आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करता हूं। राइट ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। क्यों? क्योंकि रेनू के पास 4 कंचे हार जाती है और उसके पास 7 कंचे बचे हैं, तो सब क्या नहीं रेफरेंस दे रही है ना वो,
संदर्भ दे रही ना कि मेरे पास 4 हार गए, 7 बचे सिर्फ, तो दैट इज 11। हालांकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा अगर यहाँ पर क्लोज एंडेड होता, लेकिन ये एडिशन का सवाल है, वो भी किस पर, रेफरेंशियल पर, इसलिए राइट ऑप्शन एक घटाव का होता तो घटा देते। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा उत्तर निकले, लेकिन यहाँ तो कंचे फिक्स है ना, इसलिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। एक और सवाल लिया जाए, चलिए। त्रुटियां गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मैंने आज क्लास में भी बताया था कि त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य गलत है क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। गलत है क्योंकि गणित त्रुटियों के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाता है। सही है क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि को दर्शाती हैं। सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। और यहां पर जवाब की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा। मैंने बहुत बार आपको बताया कि जब भी आप गणित की बात करते हैं, गणितीय अभिवृत्ति की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा गणित में गलतियां आवश्यक हैं, क्योंकि बच्चा भी अपना फीडबैक गलतियों से लेता है और टीचर भी उस चीज को समझने की कोशिश गलतियों के द्वारा ही कराता है। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको, और 30 क्वेश्चन पूरे हुए। तो भाई अगर 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और लगातार बने रहिएगा साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि लगातार कोई भी क्लास मिस ना हो। अभी आपको सीडीबी के क्वेश्चन पेपर कामनी मैम कराएंगी, हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कामनी मैम कराएंगी, ईवीएस के क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा, तो और पेपर 2 के भी कराऊंगा। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा भंडार है। अपने साथियों को बता दो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी हो रहा है, तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है ना। अब मुझे बताइए कौन से सवाल में प्रॉब्लम थी। जिन कुछ लोगों को, साथियों को कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, संस्कृत कराएंगे, कुछ सवालों में प्रॉब्लम थी, वो सवाल कौन से हैं मुझे बता दो, जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने रिपीट कर दूं। ठीक है ना, जिससे कि हम आसानी से आपको समझा पाए। वो किसी को शायद क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर बोले थे आपने, उसमें प्रॉब्लम है, तो है कोई ऐसा आदमी जिसकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग बाय बाय कह रहे हैं, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। हाँ इंग्लिश कराऊंगा रिशु, डोंट वरी, इंग्लिश में कराऊंगा। हाँ इंग्लिश की भी कराऊंगा, डोंट वरी ऋषभ, इंग्लिश के भी कराऊंगा। इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस मेरे हैं, और हिंदी सीडीपी कामनी मैम के हैं, संस्कृत वही करा देंगी। एसिड का क्लास शुरू करवाएंगे। गुड नाइट टू ऑल, सभी लोगों को समझ में आया। दिलीप गुड नाइट। तो चलिए मिलते हैं कल 7:30 बजे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड जय हिंद, टेक केयर, हैव फन गाइस, नमस्कार एंड मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, शुक्रिया। किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो दोबारा से देख लीजिएगा। टेक केयर।